हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार द्विवेदी शिव द्विवेदी मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जीएस स्पेशल सीरीज का अगला लेक्चर देखेंगे और हम लोग समय न बर्बाद करते हुए अपना पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हमसे पूछा जा रहा है यूएनओ के मुख्यालय के बारे में, ठीक है ना, कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सबसे पहले यूएनओ की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। ये सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना हुई। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। अच्छा, यूएनओ की दो मेन बॉडीज हैं। एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, और दूसरी सुरक्षा परिषद। कौन सी? सुरक्षा परिषद। ठीक है। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 15। इन 15 में से 5 सदस्य जो होते हैं वो हमारे स्थायी होते हैं, स्थायी हैं, और इनको वीटो पावर प्राप्त है। ठीक है, इनको वीटो पावर प्राप्त है। और जो 10 सदस्य अन्य हैं, 10 सदस्य जो हैं वो कैसे हैं? अस्थायी हैं। कैसे हैं? अस्थायी हैं। और इनका कार्यकाल जो होता है अस्थायी सदस्यों का, इन 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? 2 वर्ष होता है। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनओ के स्थायी सदस्य कौन से हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यूएनओ के, यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो हैं वो कौन से हैं और उनको हम लोग याद कैसे रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो यूएनओ के 5 सदस्य जो स्थायी हैं उनको हम लोग कैसे याद रखेंगे? ए, बी, एफ, आर, सी। ए बी एफ आर सी। ठीक है, ए बी एफ आर सी। ए से अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, और बी से ब्रिटेन, बी से ब्रिटेन, एफ से फ्रांस, आर से रूस, और सी से चीन, चाइना। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इनको हम लोग याद कैसे रखेंगे? ए बी एफ आर सी। ए बी एफ आर सी इसका कोड है याद रखने का। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, एफ से फ्रांस, आर से रूस, और सी से चाइना। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? न्यूयॉर्क। यहाँ पे यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। ठीक है, तो दोस्तों लाइट चली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लाइट चली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस, राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर। अब ये राष्ट्रीय सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है वो 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं उनकी जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। और इनकी अब मृत्यु हो चुके हैं, ये स्वर्गवासी हो चुके हैं, ये स्वर्गीय हैं। तो इनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, सुशासन दिवस। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 25 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो जम्मू कश्मीर सरकार जो थी, जम्मू कश्मीर सरकार जो है उसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है
ग्रीष्मकालीन जो राजधानी यानी गर्मी में जो राजधानी बन जाती है, तो इसकी सर्दी में कोई दूसरी राजधानी रहती होगी। तो सर्दी में कौन सी रहती है, गर्मी कौन सी? तो गर्मी में हमसे पूछा गया ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, श्रीनगर। कौन सी है, श्रीनगर। और अगर हमसे बात करें शीतकालीन राजधानी कौन सी, शीतकालीन, शीतकालीन राजधानी की बात करें तो कौन सी होगी, तो वो होगी जम्मू। ठीक है, होगी जम्मू। अगर शीतकालीन की बात करें तो जम्मू, और ग्रीष्मकालीन की बात करें तो श्रीनगर। जम्मू कश्मीर राज्य की कितनी राजधानियां हैं, दो, एक जम्मू और दूसरी श्रीनगर। शीतकालीन जम्मू और ग्रीष्मकालीन श्रीनगर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, श्रीनगर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है। तो जो ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता है वो क्यों सोखता है, ठीक है ना। तो ब्लॉटिंग पेपर जो है, ब्लॉटिंग पेपर में छोटे 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 छिद्र होते हैं, ठीक है, और केस नलियों के रूप में ये होते हैं, केस नली का काम करते हैं। ये जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, ये केस नली का काम करते हैं, ठीक है। और इस घटना को क्या बोलते हैं, केशिकात्व। केशिकात्व में क्या होता है, जो जल हो या कोई अन्य लिक्विड हो, तो वो उसमें अगर केस नली को हम उस लिक्विड में रखते हैं तो जल जो है हमारा नली के दूसरे सिरे से ऊपर निकलने लगता है। इस घटना को केशिकात्व कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी के कारण जो हमारा ब्लॉटिंग पेपर है वो भी क्या करता है, स्याही को सोख लेता है, स्याही को सोखने का काम करता है, ठीक है। तो केशिकात्व की घटना जो होती है, केशिकात्व की प्रक्रिया, उसे क्या बोलते हैं, कैपिलरी प्रक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी प्रोसेस, ठीक है ना, प्रोसेस। ठीक, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कैपिलरी प्रक्रिया। अच्छा, ब्लॉटिंग पेपर के अलावा अन्य कहाँ कहाँ पे ये लागू होती है, केशिकात्व की घटना या कैपिलरी प्रक्रिया। तो लैंप में या लालटेन में तेल का चढ़ना, ठीक है ना, चढ़ना, लालटेन की बाती में, ठीक है ना, जो बाती होती है उसमें तेल का चढ़ना, ये भी केशिकात्व का ही कारण है। और किसान जो खेत की जुताई कर देता है, किसान बारिश के बाद खेत की जुताई कर देता है, ताकि जो केस नलियां हैं वो क्या हो जाएं, टूट जाएं, और जो जमीन के अंदर का पानी है वो पानी बाहर ना आ पाए, जिससे वो वाष्पित होकर नमी हमारी न जा सके, ठीक है। तो किसान द्वारा खेत की जुताई करना, जुताई कर दी जाती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ये सब कैपिलरी प्रोसेस के ही उदाहरण है, ठीक है। दोस्तों लाइट आ गई है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी जो है किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। तो ऑन्कोलॉजी जो है वो हमारा किसके उपचार से जुड़ा है, कैंसर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, कैंसर। ऑस्टियोमेरेसिस जो होता है, अस्थि सुशीरता, सुशीरता जो है, ये हमारा, इसमें होता क्या है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ये हड्डी से संबंधित रोग है। मधुमेह तो आप जानते ही होंगे कि मधुमेह जो है वो किससे संबंधित है, रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाना की अधिकता से होता है, इससे मधुमेह हो जाता है, ठीक है। वृक्क संबंधी विफलता, इसमें जो हमारी किडनी है वो फेल हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑन्कोलॉजी जो संबंधित है वो कहाँ से है, कैंसर से, सी ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। जो शिमला समझौता हुआ था 1971 के भारत
पाकिस्तान युद्ध के बाद इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद जो समझौता एक हुआ था, शिमला में ये समझौता हुआ था, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इस पर दोनों देशों की ओर से किसने किसने हस्ताक्षर किए थे? क्या भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, या इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो द्वारा किए गए थे, या सी ऑप्शन इंदिरा गांधी एवं बेनजीर भुट्टो द्वारा, या डी ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी एवं परवेज मुशर्रफ द्वारा? तो उस समय ये तो थे नहीं, ठीक है, इनका तो कोई वर्चस्व था नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। और भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा किया नहीं गया था, ठीक है। इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो ने किया नहीं था, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो, मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, अली भुट्टो, ठीक है ना, इनका पूरा नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो। ये जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे, वहां के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? पाकिस्तान के। ये राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट, ठीक है। और इंदिरा गांधी जी PM थी भारत की। इनके द्वारा शिमला समझौता 1972 पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? तो विटामिन डी अब यहाँ पे सबसे ज्यादा की बात कर रहा है। वैसे तो विटामिन डी हमें किससे? सूर्य की रोशनी से मिलता है, सूर्य से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है ना। परंतु यहाँ पे हमसे क्या बात कर रहा है? विटामिन डी सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो विटामिन डी जो होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? विटामिन डी सबसे ज्यादा कॉड लीवर आयल यानी मछली के तेल में होता है। किसमें होता है? कॉड लीवर आयल यानी मछली के तेल में होता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कॉड लीवर आयल, मछली के तेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल फोन के उपयोग का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मोबाइल का यूज करके तो धन स्थानांतरण किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को नेफ्ट तो बोलते नहीं है, ठीक है। ECS नहीं, RTGS ये भी नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी, IMPS, IMPS, ठीक है ना। इस पे इसके द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग करके जो पैसे हैं वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजे जाते हैं, ठीक है। और ये सब हो पाता है किसके माध्यम से? NPCI के माध्यम से, NPCI, NPCI के माध्यम से। नेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन, कारपोरेशन ऑफ इंडिया, आई से इंडिया, ठीक है। नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये संभव हो पाता है। और IMPS के द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग करके हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे स्थानांतरित कर पाते हैं, ट्रांसफर कर पाते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? सी, IMPS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 और 10 रुपए के सिक्के किस किससे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, उस धातु का नाम हमें बताना है, ठीक है ना। तो 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के जो हैं वो इस समय कापर और निकेल धातु के मिश्रण द्वारा बनाए जाते हैं। इनको मिश्रित करके बनाए जाते हैं 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के, ठीक है। तो निकेल, तांबा और निकेल धातु। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, तांबा और निकेल धातु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो हम सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या है? सी, 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी जो है स्पष्ट दृष्टि की, न्यूनतम दूरी वो कितनी है? वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन अगर हमसे बात करें, भाई ये तो न्यूनतम हो गई, अगर अधिकतम की बात करें तो क्या होगा? राइट आंसर अधिकतम, ठीक है ना।
अधिकतम क्या होगी, न्यूनतम तो सबको मालूम है 25 सेंटीमीटर, लेकिन अधिकतम क्या होगी, तो अधिकतम क्या होती है, अनंत, इनफाइनाइट, अनंत होती है, ठीक है ना। अधिकतम दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अनंत, ठीक है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। तो स्पर्श दिश की जो अधिकतम दूरी होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक, राइट आंसर हमारा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, 25 सेंटीमीटर, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थार रेगिस्तान किसमें स्थित है। तो थार रेगिस्तान जो है वो भारत के राजस्थान, भारत में राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, एक मिनट, भारत में राजस्थान में और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कहाँ पे फैला है, और ऑप्शन जो दे रहा है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड है, जबकि इसका कुछ भाग गुजरात में भी फैला हुआ है, ठीक है ना। गुजरात में भी कुछ भाग इसका है, कुछ भाग इसका जो है हमारा पंजाब के क्षेत्र में भी पड़ता है, ठीक है ना, पंजाब में भी पड़ता है, लेकिन ये सब कुछ कुछ क्षेत्र पड़ता है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे क्षेत्र है राजस्थान में है। मेन जो थार का रेगिस्तान है, जो थार का रेगिस्तान मेन है वो कहाँ पे है, राजस्थान और पंजाब के सिंध प्रांत में, जिसमें से सबसे ज्यादा राजस्थान में, सर्वाधिक जो इसका विस्तार है कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो ये यहाँ पे इन क्वेश्चन, इन आंसर के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है ना। दोस्तों आज लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमारा थार का रेगिस्तान जो होगा कहाँ पे, राजस्थान सही होगा, ठीक है ना, राजस्थान। तो राइट आंसर हमारा राजस्थान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान क्या है। जो तांत्रिक योगिनी पंथ है इस पंथ का मूल स्थान कौन सा था, तो इसका मूल स्थान क्या था, उड़ीसा, कौन था, उड़ीसा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का संविधान दिवस को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, भारत का संविधान दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है। तो भारत का संविधान दिवस जो है वो हमारा कब मनाया जाएगा, जिस दिन संविधान लागू होगा, ठीक है। तो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, ठीक है। तो वो डेट क्या थी, 26 नवंबर। तो हमारा संविधान दिवस जो मनाया जाएगा कब मनाएगा, 26 नवंबर को मनाया जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 26 नवंबर। संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। क्या पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो नहीं, ये आंशिक रूप से लागू हुआ था, ठीक है ना, आंशिक रूप से ये संविधान हमारा लागू हुआ था। अगर हमसे पूर्ण रूप की बात करें कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ हमारा संविधान, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 1950, अगले ही वर्ष 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। लेकिन अगर हमसे बात कर रहा है केवल संविधान कब लागू हुआ, तो कब लागू होने का आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर, ठीक है। और अगर हमसे बात कर रहा है कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, ठीक है, तो वो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग संविधान दिवस जो हमारा मनाया जाएगा वो कब कब मनाया जाएगा, जिस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू होगा। तो 26 नवंबर को हमारा संविधान आंशिक आंशिक रूप से लागू हुआ था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक इसी में हम लोग और कुछ चर्चा कर लेते हैं कि जैसे संविधान जो बनाया गया उसमें एक समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। क्या था, प्रारूप समिति। तो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। अगर बात करें
कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो संविधान में जो अनुच्छेद हैं वो कितने हैं? 395 अनुच्छेद। भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? ठीक है, तो अनुसूचियों की जब बात करें, अगर कहे प्रारंभ में अनुसूचियां कितनी थी तो आंसर कुछ दूसरा होगा। अगर कहे वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है तो कुछ आंसर दूसरा होगा। तो हम लोग दोनों देख लेते हैं। अनुसूची, अगर अनुसूची की बात करें तो प्रारंभ में और वर्तमान में दो प्रकार से हैं। तो प्रारंभ में जो थी वो 8 थी, वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य चुना जाता है वो किससे चुना जाता है? राज्यों से चुना जाएगा। ठीक है ना, राज्यों से। ठीक है, और राज्यों की भी किससे? विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। सदस्यों द्वारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इसे चुना जाता है। ठीक है अच्छा, अब अगर हमसे बात करें कि जो राज्यसभा में है उसका सभापति कौन होता है, उपसभापति कौन होता है और इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या होती है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, ये सब बातें करें तो इनमें भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं 250 हो सकते हैं राज्यसभा में। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? अच्छा, इन 250 में से भी 238 जो होते हैं वो राज्यों से आते हैं और 12 का मनोनयन किया जाता है। मनोनयन कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, समाज सेवा इन क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों को इसमें मनोनीत किया जाता है। जबकि लोकसभा में केवल 2 व्यक्तियों को नामित करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो अच्छा, वर्तमान की बात करें तो कि वर्तमान में यहाँ पे कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 245 सदस्य ही हैं। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है और उपसभापति जो होता है वो कौन होता है? ठीक है ना, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, ये क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, और उपसभापति जो होता है वो कौन होता है? उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा का ही कोई एक सदस्य चुना जाता है। राज्यसभा का ही कोई सदस्य, उसका चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही कर लिया जाता है और वही उपसभापति का होता है। ठीक है, लेकिन जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति किसको इस्तीफा देता है? तो उपराष्ट्रपति किसको इस्तीफा देता है? राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को। और एक चीज, अगर बात पूछा जाए कि राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देता है, ठीक है, राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देता है, तो राष्ट्रपति जो है वो किसको इस्तीफा देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को। ठीक है, या फिर उसके ऊपर महाभियोग लगा के उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दबाव को किससे मापा जाता है? तो जब दबाव जो होता है, दबाव का फार्मूला क्या होता है? दाब बराबर दाब P बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को एरिया ए से डिनोट करते हैं, बल को एफ से। ठीक है, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब को किस पे नापा जाएगा? बल और क्षेत्रफल से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आंसर दिया है द्रव्यमान एवं घनत्व, तो ये तो गलत हो गया। किए गए कार्य द्वारा, नहीं।
बल एवं दूरी द्वारा, नहीं भाई, बल और क्षेत्रफल द्वारा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बल और क्षेत्रफल द्वारा। तो दाब को किससे नापा जाता है, बल और क्षेत्रफल के द्वारा, ठीक है ना। अब देखो, अगर बात करें कि जो दाब होता है ये कब बढ़ेगा कब घटेगा, ठीक है ना। तो दाब जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यानी जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, एरिया बढ़ाएंगे तो दाब हमारा क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। एरिया बढ़ा तो दाब घटा, और एरिया अगर घटा तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। ये याद रखना, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि दाब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षेत्रफल के। तो जैसे जैसे हम क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे दाब क्या होगा, घटता जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग क्षेत्रफल घटाते जाएंगे वैसे वैसे दाब बढ़ता जाएगा। इसीलिए तो सुई जो होती है आसानी से चुभ जाती है, जबकि उसकी अपेक्षा कोई लोहे की प्लेट या अन्य लोहे की मोटी वस्तु वो नहीं किसी जमीन पे या कहीं पे भी घुस पाती है, ठीक है। तो तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, बल और क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटे, हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप, ठीक है, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेलियोस्कोप सी, ठीक है। टेलीस्कोप से क्या किया जाता है, तो टेलीस्कोप से दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं। क्या किया जाता है, दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण हमें वो गंध महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर के लीक होने का पता चलता है, ठीक है। तो एलपीजी सिलेंडर जो होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें एक एथिल मर्केप्टन, एथिल मर्केप्टन, ठीक है, एथिल मर्केप्टन मिलाया जाता है जिसमें सल्फर तत्व होता है, ठीक है ना। और इसी सल्फर की गंध के कारण हमें इस एलपीजी सिलेंडर के लीक होने का पता चल जाता है, ठीक है, लीक होने का पता चल जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, सल्फर यौगिक। किसके कारण, सल्फर यौगिक के कारण, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एलपीजी गैस होती है ये किसका मिश्रण होती है। क्वेश्चन एक बहुत पूछा जाता है कि एलपीजी गैस जो है वो किसका मिश्रण होती है। तो एलपीजी गैस जो है मिश्रण किसका है, ब्यूटेन और प्रोपेन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, तो एलपीजी दबाव लगा के भरी जाती है, प्रेशराइज करके। तो इसको हम लोग याद रखेंगे बीपी से, ब्लड प्रेशर से। अगर क्या हो जाए, आग लग जाए कहीं सिलेंडर में, तो क्या होता है, लोगों का क्या बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसी से हम अपना कोड बना लेते हैं, बी से ब्यूटेन और पी से प्रोपेन, ठीक है। तो अब याद रहेगा, बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन, ठीक है। तो एलपी जो है, एलपीजी जो है वो किसका मिश्रण है, ब्यूटेन और प्रोपेन का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब चलाया गया, 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। और ये जो है स्वच्छता से संबंधित है, ठीक है ना, स्वच्छता से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे हम लोग आंसर अपने देखते हैं, स्वच्छ भारत उपकर लगाने और राजस्व अर्जित करने के लिए, नहीं भाई। मशहूर हस्तियों से सड़कों की सफाई कराने के लिए, नहीं 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 भाई। अपशिष्ट पदार्थ का निपटान करने के लिए, नहीं भाई, इसका इससे के लिए भी नहीं। तो क्या बचा,
भारत में भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए, तो भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए इसका स्वच्छ भारत मिशन जो है लागू किया गया था। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कब से लागू किया गया था, तो 2 अक्टूबर सन 2014 से इसे लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मवेशी रोग, कौन सी मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का क्या नाम है, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का क्या नाम है, तो उसका नाम है क्या, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, बीएस, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, बीएसएल, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। भारत की मवेशी रोग निगरानी पूर्वानुमान प्रणाली कौन सी है, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी। ठीक है। तो इसकी वकालत किसने की थी, राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी वकालत की गई थी राजा राममोहन राय द्वारा। ठीक है। अच्छा, राजा राम मोहन राय जो थे, इनको राजा की उपाधि किसने दी, क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, तो राजा की उपाधि दी गई थी इनको, वो अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। अकबर द्वितीय, ये मुगल बादशाह था अकबर द्वितीय, इसके द्वारा दी गई थी इनको राजा की उपाधि। ठीक है। और राजा की उपाधि देकर इनको उसने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा था। ठीक है ना, इंग्लैंड ब्रिटिश शासन के पास भेजा था, ताकि ये वहां से ये इनकी पेंशन बढ़वा सके, मुगल बादशाह मुगल शासक अकबर द्वितीय की। ठीक है। अच्छा, राजा राम मोहन राय जो हैं, ये इन्होंने प्रार्थना समाज की भी स्थापना की थी इन्होंने, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है। किसने, राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया, प्रार्थना समाज की स्थापना की, और इन्होंने पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की, भारत में शुरू करने की वकालत भी की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय। और ये बंगाल से थे, बंगाल से ये रिलेटेड थे। ठीक है। इन्होंने ठगी प्रथा, एक मिनट बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। ठीक है ना, तो महात्मा गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, वो कब शुरू किया था, 1942 में। ठीक है ना, 8 अगस्त 1942। ठीक है। ये कहाँ से प्रस्तावित हुआ था, तो ये प्रस्तावित हुआ था मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान, ग्वालिया टैंक, ग्वालिया टैंक मैदान से ये शुरू हुआ था। और ये कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई से ये शुरू हुआ था। ठीक है। और
जैसे ही 8 अगस्त को इसकी घोषणा की गई ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा, वैसे ही अगले दिन पूरी कांग्रेस के जो मुख्य नेता थे, कांग्रेस के जो मुख्य नेता थे, उन सबको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। कहाँ, जेल में डाल दिया गया, ठीक है, जेल में डाल दिया गया था इनको, ठीक है। और कांग्रेस को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन इस सीरीज इस लेक्चर में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ इसे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।